आज हम 12th क्लास की यूनिट नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी को शुरू करेंगे। कुछ बच्चे इसमें यह भी पूछ सकते हैं कि सर आपने तीसरी यूनिट के बारे में नहीं बताया, तो यहाँ पर जो हमें ऑनलाइन सिलेबस प्राप्त हुआ है, ऑनलाइन सिलेबस में दूसरी और चौथी यूनिट दी गई है। एक तो बात यह है, दूसरा थोड़ी तीसरी यूनिट लेंथी है जिसमें बहुत ज्यादा समझाने की भी आवश्यकता होती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर यूनिट 4 का सिलेबस आपको हम बताने जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 30% सिलेबस कम कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से। तो हम यहाँ पर यूनिट 4 जो रासायनिक बलगतिकी है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इसमें आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको पढ़ना है क्रिया का वेग, जिसमें आपको दो वेग पढ़ना है। एक औसत वेग पढ़ना है, एक आपको तात्क्षणिक वेग पढ़ना है। उसके बाद आता है कि क्रिया का वेग और क्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, माने किसी रासायनिक क्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं और इसके कई कारक हो सकते हैं, लेकिन यहां पर इंटरमीडिएट सिलेबस में 3 कारक आपको पढ़ने हैं। एक पढ़ना है सांद्रता, माने क्रिया के वेग पर सांद्रता का प्रभाव। दूसरा आपको पढ़ना है ताप, अब क्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। और आप ये समझते हैं कि उत्प्रेरक भी किसी रासायनिक क्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकता है। तो यहां पर आपको अब क्रिया को के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में उत्प्रेरक भी पढ़ना है। अगला आपको पढ़ना है क्रिया की कोट। अब क्रिया की कोट से आप क्या समझते हैं? अगला इसे पढ़ना है क्रिया की आणविकता। आप आणविकता के बारे में क्या समझते हैं? आणविकता किसे कहते हैं? इसके बाद आपको पढ़ना है क्रिया मतलब वेग नियम। तो एक नियम होता है और इसी वेग नियम में एक विशिष्ट दर स्थिरांक निकलता है। तो इस वेग नियम की सहायता से आपको पढ़ना है विशिष्ट दर स्थिरांक। इसके बाद आपको पढ़ना है समाकलित वेग समीकरण और अर्ध आयु, और वो भी आपको केवल शून्य कोट या प्रथम कोट के लिए पढ़ना है। माने समाकलित वेग समीकरण, एक तो इसमें आएगा आपका dx अपॉन dt बराबर g, और एक आ जाएगा k बराबर 0.693 अपॉन t। ये दो समीकरण आपको निकालना है, एक ये निकालना है, एक ये निकालना है। ये शून्य कोट का होता है, ये प्रथम कोट का होता है। ये रहा आपका सिलेबस, माने शून्य कोट या प्रथम कोट क्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण निकालना है और उसकी अर्ध आयु निकालनी है। अब बात आती है कि इस यूनिट से कुछ हटाया भी गया है, तो क्या हटाया गया है? इस यूनिट से हटाया गया है, इसमें एक था संघट्यवाद, और इसमें था प्रारंभिक परिचय। गणितीय विवेचना नहीं, गणितीय विवेचना
30% जो पाठ्यक्रम कम किया गया है उनमें ये 3 टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। इनका आप अध्ययन नहीं करेंगे। तो ये तो आपका सिलेबस, और सिलेबस के आधार पर यूनिट 4 माने यूनिट 4 में आपको यूनिट 4 12th क्लास में आपको क्या पढ़ना है, इन सारी बातों के बारे में मैंने बताया। अब क्रिया वेग और अब क्रिया वेग में औसत और ताक्षणिक, अब क्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक 3 कारक, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, अब क्रिया कोट, अब क्रिया की आर्द्रता, वेग नियम और विशिष्ट स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण और अर्धायु। केवल शून्य कोटि और प्रथम कोटि क्रियाओं के लिए यहाँ पर जो हटाया गया है वो संकटवाद हटाया गया है, संकीर्ण ऊर्जा हटाई गई है और आरएनए समीकरण हटाया गया है। इन चीजों को आप 3 चीजों को नहीं पढ़ेंगे। और इसी के साथ हम अगले इस यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे अब क्रिया का वेग। आपको पढ़ना है क्रिया का वेग, तत्कालिक और औसत। सबसे पहले आप ये जानें कि अब क्रिया का वेग क्या होता है। अब क्रिया का वेग, या इसको कह सकते हैं अभिक्रिया की दर। एक ही बात होती है, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। तो इसमें लिखा वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। माना कोई पदार्थ ए है और बी में चेंज होता है, तो इस समय अभिकारक ए अभिकारक है और बी क्या है, उत्पाद। तो यहां पर 2 बातें होती है कि यहां पर जब ए चेंज बी में होता है तो ए के सांद्रण में होती है कमी और बी के सांद्रण में होती है वृद्धि। जब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है तो अभिकारक की मात्रा घटती है और उत्पाद की मात्रा बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं, इस परिभाषा को 2 प्रकार से कह सकते हैं। एकांक समय में अभिकारक के सांद्रण में कमी, या एकांक समय में उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि। 2 बातें, एकांक समय में अभिकारक के सांद्रण में कमी और एकांक समय में उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि। माना क्रिया दर को 2 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। एकांक समय में माने अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग बराबर, ठीक, या लिख सकते हैं अभिकारक के सांद्रण में कमी बटे मान लें, इसको मान लें इसकी मात्रा dx मान और लिख लें अभिक्रिया में लगा समय।
इसको डेल्टा टी मानते हैं। तो अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है तो हम इसको लिख सकते हैं कमी का जिनको dx अपॉन dt, या इसको लिख सकते हैं अब यहां अभिकारक के सांद्रण में कमी हो रही है तो आप समझ रहे हैं कि उत्पाद के सांद्रण क्या होती है, वृद्धि। तो हम कह सकते हैं उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि माने क्या माने dx अपॉन अभिक्रिया में लगा समय, इसको मान लें t। अब ये हो गया dx अपॉन dt, ये हो गया बराबर अभिक्रिया की दर या वेग। और ये हो गया यहां से यहां, अब बराबर हो जाएगा dx अपॉन dt, लेकिन यहां पर उत्पाद के सांद्रण क्या होती है, वृद्धि। तो जब कोई कमी होती है तो यहां पर चिन्ह लेते हैं माइनस, और जब वृद्धि होती है तो चिन्ह ले लेते हैं प्लस। और मतलब इसको निकाल लेते हैं। तो अब क्रिया का वेग क्या होता है, वह दर जिस पर समय के साथ अभिकारक या उत्पाद पदार्थ का सांद्रण परिवर्तित होता है, अब क्रिया का वेग कहलाता है। माना पदार्थ ए चेंज हो रहा है बी में, तो अभिकारक ए पदार्थ ए जो था वो अभिकारक था और बी क्या था, उत्पाद था। यहां पर ए में कमी होती है, ए के सांद्रण में कमी होती है, बी के सांद्रण में वृद्धि होती है। तो एकांक समय में अभिकारक के सांद्रण में क्या हो रही है, कमी, या इसी का या एकांक समय में उत्पाद के सांद्रण में क्या है, वृद्धि। तो अब क्रिया का वेग या क्रिया की दर बराबर अभिकारक के सांद्रण में कमी dx अपॉन और क्रिया में लगा समय तो dx अपॉन dt। और यहाँ पर अभिकारक के सांद्रण में क्या होती है, कमी, इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह दिया जाता है। और यहाँ पर उत्पाद के सांद्रण में क्या होती है, वृद्धि, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह दिया जाता है। और इसी के साथ देख, और अभिकारक अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर जो कमी और वृद्धि होती है उसको लेते हैं मोल प्रति लीटर, और अभिक्रिया में लगा समय तो लेते हैं समय। माने अभिक्रिया वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स और समय इनवर्स, ये होता है अभिक्रिया वेग का मात्रक। अभिक्रिया वेग के आधार पर अभिक्रिया वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रिया वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है तत्कालिक अभिक्रियाएं, या इनका नाम होता है आयनिक अभिक्रियाएं। दूसरी क्या होती है, मंद अभिक्रियाएं। और तीसरी अभिक्रिया होती है अतिमंद।
बंधक क्रियाएं और तीसरी होती है अतिबंधक क्रिया। यहां पर तत्कालिक क्रिया की बात की गई है, तो तत्कालिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें अभिकारक से उत्पाद बनने में बहुत कम समय लगता है। माने ऐसी रासायनिक क्रियाएं जो पलक झपकते ही पूर्ण होती हैं। जैसे यहां पर जो क्रियाएं होती हैं, जितनी भी संसार की आयनिक क्रियाएं हैं, वो आयनिक क्रियाओं का वेग इतना तीव्र होता है कि इनका वेग साधारण से नहीं नापा जा सकता। माने वे रासायनिक क्रियाएं जो पलक झपकते ही पूर्ण होती हैं, तात्कालिक क्रियाएं कहलाती हैं। और सभी आयनिक क्रियाएं जो होती हैं वो तात्कालिक क्रियाएं होती हैं। जैसे NaHCl प्लस NaOH एरो NaCl प्लस H2। इस क्रिया में HClH पॉजिटिव से नेगेटिव में टूटता है, NaOH Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटता है। इसका धन आयन तो इसका ऋण आयन परस्पर संयुक्त होकर H2O बना लेते हैं। इसका धन आयन इसका ऋण आयन परस्पर संयुक्त होकर NaCl बना लेते हैं। यह एक आयनिक क्रिया है और आयनिक क्रिया है तो ये इतनी तीव्र अति तीव्र क्रिया है, अति तीव्र क्रिया है और अति तीव्र क्रिया है जिसको तात्कालिक क्रिया भी कह सकते हैं, तात्कालिक क्रिया। बात आती है बंधक क्रियाओं की, तो वे क्रियाएं जिनका वेग कम होता है, अर्थात कह सकते हैं कि वे क्रियाएं जिनको संपन्न होने में मिनटों से घंटों का समय लगता है, घंटों का समय लगता है। यहां अभिकारक से उत्पाद बनने में कुछ देर लगती है, माने अभिकारक के उत्पाद बनने में समय लगता है। तो समय के आधार पर यह क्रियाएं बंधक क्रियाएं होती है। जैसे बंधक क्रियाओं में जैसे एसिटिक अम्ल की क्रिया यदि एसिड अल्कोहल से कराई जाए तो एसिड एसीटेट बनेगा और प्लस जल बनेगा। माने इसका OH और इसका H, इसका OH ये वाला और इसका H परस्पर संयुक्त होकर क्या बनाएंगे, H2O, और ये बन जाएगा एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट माने आप कह सकते हैं कि मेरा रासायनिक क्रियाएं को होने में मिनटों से घंटों का समय लगता है। ठीक अतिबंधक को बंधक क्रियाएं कहलाती हैं। तो जैसे एस्टिक की क्रिया एथिल अल्कोहल से करा दें तो ये अतिबंधक क्रिया है। या आप कह सकते हैं H2O2 और ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका अपघटन H2O प्लस O2। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसका अपघटन होता है और अपघटन होने में समय लगता है, इसलिए ये बंधक क्रिया है। बात आती है अतिबंधक क्रिया। इस क्रिया को होने में महीनों से, इस क्रिया को पूर्ण होने में महीनों से वर्षों का समय लगता है, महीनों से वर्षों का समय लगता है। जैसे गन्ने के रस से सिरके का बनना, H2O2 से H2O का बनना, ये दोनों क्रियाएं बंधक क्रियाएं हैं। गन्ने के रस का सूत्र होता है और इसका जब अपघटन किया जाता है
इसका होता है किण्वन और इसमें इन्वर्टेड एंजाइम होता है। इन्वर्टेड एंजाइम में ये एथिल अल्कोहल में बदलता है, ठीक। और एथिल अल्कोहल जो है जाइमेज एंजाइम की सहायता से माइक्रोडर्मा एसिटी, तो माइक्रोडर्मा एसिटी जो निर्माण होता है उसकी सहायता से ये एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। और यहाँ पर एंजाइम होता है इन्वर्टेज और यहाँ पर होता है जाइमेज। गन्ने के रस से सिरके के बनने में, माने गन्ना का रस ही हुआ और सिरके के बनने में यहाँ पर महीनों से वर्षों का समय लगता है। अर्थात गन्ने के रस से सिरके का बनना एक अति मंद क्रिया है और H2 और O2 से H2O का बनना एक मंद अभिक्रिया है। इसके साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।